हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे शिक्षा के समाजशास्त्री एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के 3 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप छोटा सा मार्जिन पे करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो फ्री है ही, तो आप यूट्यूब पर फ्री में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जो आज की क्वेश्चन है मैं वो बता देती हूँ। तो आज के, क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ मैंने रखा है। तो वो प्रश्न क्या क्या है? पहला है बेसिक शिक्षा क्या है, दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षा की विशेषताएं लिखें, और तीसरा है शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य क्या हैं। यानी ये 3 प्रश्नों को हम आज की वीडियो में जो है देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है MGQAP में ये किस किस ईयर में पूछा है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बाकी अगर आप अलग यूनिवर्सिटी में हैं तो ये जो है आप चेक कर लीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है, सब कुछ आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस पेपर को पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना ही होना है। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बेसिक शिक्षा। तो आप उत्तर में हेडिंग डालेंगे बेसिक शिक्षा। तो इसमें पहले जो चीज़ें हैं पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा। तो जो पूरा यहाँ पे 3 पॉइंट जो एरो देख के मैंने लिखा हुआ है, पहले मैं उस तीनों लाइनों को पढ़ देती हूँ, यानी तीनों जो पैराग्राफ है उसको तीनों को पढ़ देती हूँ। उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो लिखेंगे बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात बेसिक शिक्षा का तात्पर्य उस प्रकार के शिक्षा से है जिस शिक्षा को प्राप्त करके बालक आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके तथा अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ उपार्जन की व्यवस्था कर सके। अब देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं और आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले तो बुनियादी शिक्षा और बेसिक शिक्षा दोनों एक ही चीज़ है, यानी बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी यानी बेसिक का मतलब क्या होता है? एक आधार ना, आधार। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो बुनियादी शिक्षा का अगर हम मतलब की बात करें कि इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है, तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ ये होगा कि ऐसे शिक्षा प्रणाली जिसमें कि क्या है, विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प है उसका हम प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का हर तरह से विकास करें। अब हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देने का मतलब, जैसे भारत में अगर हम हस्तशिल्प कला की बात करें कि जो हस्तशिल्प हैं उसमें कौन कौन से प्रशिक्षण आते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो ये हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आ जाएगा। जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं ये भी हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आ जाएगा। जो जैसे कुछ लोग शॉल बुनते हैं, ख़ास तौर से जैसे पाशमीना शॉल जो है वो बुनी जाती है। तो जो हाथ से, मतलब हस्तशिल्प का मतलब जो हाथ से या फिर छोटे मोटे औजारों से यूज करके हम अगर कुछ चीज़ें बनाते हैं तो वो आपका हस्तशिल्प का प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। यानी हम ऐसा प्रशिक्षण देते हैं जिसमें कि हम हस्तशिल्प का प्रयोग करते हैं, यानी हाथ से हम उस चीज़ का उपयोग करके चीज़ों को बनाते हैं, उसका प्रशिक्षण लेते हैं। तो उसी चीज़ को बताया गया है कि शिक्षा के उस प्रणाली का मतलब जो बुनियादी शिक्षा है वो शिक्षा की उस प्रणाली से उसका तात्पर्य होता है जिसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प का प्रशिक्षण बच्चों को प्रदान करते हैं ताकि बच्चे जो है हर तरह से विकास कर पाएँ और आत्मनिर्भर बन सकें। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया ना कि विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प का प्रशिक्षण, मतलब विभिन्न प्रकार में मैंने बताया ना, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कढ़ाई वगैरह, या फिर पाशमीना शॉल वगैरह बुनना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके हस्तशिल्प के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसका जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो बच्चा जब उस चीज़ को करता है तो उससे वो आत्मनिर्भर भी तो बन रहा है ना, अपना जीविकोपार्जन कर सकता है उस चीज़ से। जैसे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन को बना के वो फिर बेचते हैं, तो वहाँ से उनका एक अर्न होता है, यानी वहाँ से वो पैसे कलेक्ट करते हैं बेच के, तो उससे उनका जीविकोपार्जन भी होता है। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि उनसे जो व्यक्ति है, यानी जिसको हम इस चीज़ की शिक्षा दे रहे हैं, वो उसकी वजह से वो बच्चा आत्मनिर्भर बन पाए, तो उसी को हम कहते हैं बुनियादी शिक्षा। यानी हम ओवरऑल समझें तो बुनियादी शिक्षा का मतलब क्या निकल के आया कि ऐसे शिक्षा जो बच्चे को हम प्रदान कर रहे हैं वो शिक्षा जिससे कि बच्चा उस शिक्षा को लेके क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, यानी स्वावलंबी बन सके, अपना जीवन चला सके, जीविकोपार्जन कर सके।
यानी उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जब वो इस तरह का प्रशिक्षण लेगा, हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान कर लेगा, तो वो अपना जीविकोपार्जन खुद कर लेगा। वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो वो उससे उसकी वजह से वो अपना जीविकोपार्जन कर लेगा। तो वही चीज़ होता है बुनियादी शिक्षा का मतलब। यानी बुनियादी शिक्षा हम सिंपल क्या बोलेंगे कि ऐसी शिक्षा या जिस शिक्षा को प्राप्त करके जो बालक है वो क्या हो, आत्मनिर्भर बन पाए, उसे किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, उसका कहने का मतलब यही है। और वो अपना जीवन यापन जो है वो चला पाए, कुछ उपार्जन की व्यवस्था भी कर पाए। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अर्थ में आ जाती हैं। यानी बेसिक शिक्षा का यही मतलब होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बुनियादी शिक्षा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुनियादी शिक्षा क्या है। तो अब आपने ये देख लिया, अब हम बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। तो बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में है कि अब यहाँ पर बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में देखिए क्या क्या चीज़ें आपने देखी। तो बुनियादी जैसे इस चीज़ को लाइन को पढ़ने से पहले जो पॉइंट मैंने लिखा है उसको समझने से पहले आप खुद बताइए। तो जैसे बुनियादी शिक्षा लेने के बाद बच्चे का हर तरह से विकास होता है, शारीरिक मानसिक जो भी हर तरह से वो विकसित होता है, उसका विकास होता है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, तो ये एक उद्देश्य है। और क्या आपने देखा कि बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो बालक होता है या जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो आत्मनिर्भर बनता है, स्वावलंबी बनता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि बालकों को स्वावलंबी बनाना या आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, ये भी एक उद्देश्य होगा। तीसरा ये कि जब हम बुनियादी शिक्षा बच्चे को देते हैं, उसकी वजह से जब वो खुद चीज़ों को करता है, खुद से वो मेहनत करता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, हर तरह से उसका विकास होता है, चाहे वो नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक जो है आपका सामाजिक विकास हो, जो भी अभी विकास आपने देखा सब कुछ, शारीरिक मानसिक वगैरह सब कुछ। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का चरित्र जो है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि जब बच्चे को आप इस तरह की शिक्षा देंगे तो उसका ध्यान अपने काम को लेके होगा कि उससे किस तरह से वो अपने काम को बेहतर कर पाए लोगों के साथ। उसके जब वो हस्तशिल्प काम करता है तो सिंपल सी बात है कि वो अकेला तो उस काम को नहीं चला पाएगा ना। उसको अगर वो जीविकोपार्जन करना चाहता है तो उसके लिए उसको लोगों को अपना सामान जो है वो सेल करना पड़ेगा, यानी बेचना पड़ेगा। तो उसके यानी क्योंकि पैसे कमाने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि आपका जो एक कैरेक्टर है, जो आपका एक चरित्र है, वो भी एक अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि चरित्र का निर्माण करना, क्योंकि जब आपका चरित्र अच्छा होता है तो लोगों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होता है और उसका असर आपकी जो आप काम कर रहे हो उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आप ही अगर जाते हो दुकान पे, अगर दो दुकान है, एक इंसान जो है बहुत रूड है, आपसे ढंग से बात नहीं करता या गाली वाली दे के बात कर रहा है, तो और वहीं बगल में एक इंसान ऐसा है जो आपके साथ बहुत शालीनता से बात करता है, जो आप चीज़ मांगते हो बहुत शालीनता के साथ दे देता है, किच नहीं करता, पैसे को लेके या किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो आपका बिहेवियर किसके प्रति अच्छा होगा? वो जो चिल्लाता है या वो जो बहुत शालीनता के साथ आपके साथ बात कर रहा है? सिंपल सी बात है, जो बहुत अच्छे से बात करता होगा आप उसी दुकानदार के पास जाओगे, क्योंकि एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है लोगों के बीच, आपसे एक सद्भावना वाली जो फीलिंग आती है उसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है लोगों में। तो जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो लोगों के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि चरित्र का निर्माण करना। चौथा है शारीरिक एवं सामाजिक विकास करना। समाज में आप रह रहे हैं तो आपको ये पता है कि किसके साथ किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से रहना है। तो सामाजिक विकास भी होता है बुनियादी शिक्षा लेने के बाद, और साथ ही शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि आप जो है जब आप हस्तशिल्प काम कर रहे हो तो आप उसमें अपने शरीर का ही प्रयोग कर रहे हो, तो हाथ से ही उपयोग कर रहे हो, तो शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि आप सही रहोगे, फिजिकल अगर आप हेल्दी रहोगे, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, तभी आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो शारीरिक एवं सामाजिक विकास करना भी एक उद्देश्य है। पांचवा है आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास करना। तो नैतिक का मतलब वही कि जो आपके नैतिक जो शिष्टाचार वगैरह होते हैं उसका हम विकास करते हैं कि किस तरह से किसके साथ बात करना है, बड़ों को इज्जत देना है, छोटों को प्यार देना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है। तो इस तरह के जो नैतिक विकास है वो भी डेवलप होता है लोगों में। साथ ही आध्यात्मिक जो है उसका भी विकास
होता है, जो हस्तशिल्प से अगर आप जुड़ते हैं तो हर जगह के लोग अलग अलग काम में जुड़ते हैं, वो अपने यहाँ के कल्चर के हिसाब से वो काम चूज भी करते हैं। काफ़ी लोगों में ये चीज़ देखा गया है। तो एक आध्यात्मिक, क्योंकि आप अपने जो आपका अध्यात्म है आप उससे भी कनेक्ट करते हो कि किस तरह से हमें लोगों के साथ रहना है, क्योंकि नैतिक जो शिष्टाचार वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अध्यात्म से कोरिलेट करते ही हैं, कि हमारे अध्यात्म में ये चीज़ें बताई गई हैं या हमको ये चीज़ें जो है पहले से हमारे अध्यात्म में ये चीज़ें हैं कि किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, लोग बिना झूठ बोले हमको किस तरह से उन्नति करनी है, ये सारी चीज़ें। तो आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास करना भी एक उद्देश्य है। छठा है लोकतंत्र की भावना का विकास करना। लोकतंत्र की भावना, क्योंकि आपको पता है हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर सबको स्वतंत्रता है। सभी लोग जो है मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक लीडर नहीं है, यहाँ पे जनता ही लीडर कही जा, मतलब जनता को ही सर्वोपरि रखा जाता है। तो लोकतंत्र की भावना की जनता ही सब कुछ है, हमको सबके साथ मिलजुल के रहना है, राष्ट्रीय एकता का निर्माण वगैरह सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो लोकतंत्र की जो भावना है, यानी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की जो भावना है उसका भी विकास करना है, क्योंकि एक आप समाज में रह रहे हो तो लोगों के साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा, तभी आप जो है अपने मतलब आप जो बेहतर कर पाएंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उसको बेहतर कर पाएंगे, साथ ही अपना विकास अच्छे से कर पाएंगे। तो लोकतंत्र की जो भावना है उसका भी विकास करना इसके उद्देश्यों में आता है। तो इत्यादि मैंने लिख दिया है क्योंकि इतना इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट्स में आप बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि एक शब्द सीमा होती है, आप कितना ही लिख पाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वो उस पर लिखने पर फोकस करिएगा, बहुत कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा हमारा है प्रजातांत्रिक शिक्षा की विशेषताएं लिखें। तो प्रजातांत्रिक का मतलब आप जानते हो, जो जनतंत्र है वही हमारा प्रजातांत्रिक आ जाता है। तो प्रजातांत्रिक यानी लोकतंत्र की बात हो रही है, तो प्रजातांत्रिक शिक्षा की विशेषताएं लिखेंगे तो हम हेडिंग ये डालेंगे ना कि प्रजातांत्रिक, या इसे हम लोकतांत्रिक भी कहते हैं। तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षा की विशेषताएं, अब क्या क्या विशेषताएं हैं लोकतांत्रिक शिक्षा की या प्रजातांत्रिक शिक्षा की, तो लिखेंगे कि प्रजातांत्रिक शिक्षा की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है जन कल्याण की भावना का विकास। तो लोकतांत्रिक शिक्षा का एक प्रमुख गुण यह है कि ये लोगों में जन कल्याण की भावना का विकास करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, इसलिए यह स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक शिक्षा इसमें उसकी मदद करता है। यानी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है कि जनता का कल्याण करना है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि मानी जाती है लोकतांत्रिक देश में। अब लोकतांत्रिक शिक्षा की बात हो रही है, तो लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख गुण हम ये कह सकते हैं कि लोगों का यानी जो जन कल्याण है उसकी मतलब लोगों में जो है जन कल्याण की भावना का विकास करना, कि सभी एक दूसरे का कल्याण करें, सभी एक दूसरे की भलाई के लिए सोचें, कोई एक दूसरे के लिए नफ़रत ना क्रिएट करे, नफ़रत ना फैलाए, यानी हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहने की भावना। तो एक दूसरे का कल्याण करने की भावना, यानी इसका विकास करना है। तो जब आप लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक शिक्षा में यही आ जाएगा कि जन कल्याण की भावना का विकास करना, यानी लोगों में जो एक दूसरे के प्रति अच्छा करने की जो भावना है उसको विकसित करना, हम कह सकते हैं कि ये प्रथम गुण है। दूसरा हमारा है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। तो लोकतांत्रिक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर अच्छी आदतों का समावेश करके अपने अंदर जन कल्याण की भावना का विकास करता है। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि जब हम लोकतांत्रिक शिक्षा देते हैं लोगों को, तो उससे क्या होता है कि हम व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के मतलब विकास में भी मदद करते हैं, कि वो अपने अंदर भी जो है झांक सके। ये कहते हैं ना हम लोग कि पहले अपनी गिरेबान में झांको फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। तो वही है कि जब हम लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक शिक्षा की एक विशेषता या एक गुण यह भी है कि यह क्या करता है कि व्यक्ति को, या जो व्यक्ति का हम शिक्षा देते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ये करता है। यानी व्यक्ति को ये आभास दिलाता है, यानी व्यक्ति को ही मतलब ये चीज़ कह सकते हैं कि व्यक्ति को ये जागरूक करता है कि वो अपने अंदर जो है अच्छी चीज़ों को समावेश करे, यानी अच्छी चीज़ों को वो अपने अंदर लेके आए, जिससे कि क्या हो कि सामने वाले जो व्यक्ति है उसके प्रति उसकी अच्छी भावनाएं भी निकल के आए, यानी जन कल्याण की भावना का उसके अंतर्गत उसके अंदर जो है विकास हो सके, यानी लोगों के प्रति उसकी जो भावना है वो कैसी हो, अच्छी हो, लोगों के हमेशा भले के लिए वो सोचे। तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भले के लिए तभी सोच पाता है जब उसका मन खुद साफ होता है, वो अंदर से खुद अपने अंदर अच्छी आदतों को रखता है। जब आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं होंगी तो आप किसी और का भला वैसे भी नहीं सोच पाओगे। आप
अच्छे रहोगे तभी आप दूसरों का भी अच्छा सोच पाओगे। तो एक कहावत है ना कि जैसी जिसकी सोच वैसा ही उसका नज़रिया। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपके अंदर चीज़ें होंगी, जैसी आपकी चीज़ें फीलिंग होंगी, आप सामने वाले को भी वैसा ही देखोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि लोकतांत्रिक शिक्षा क्या करता है कि यह व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के अंदर अच्छी चीज़ों को रखने के लिए प्रेरित करता है, उसके अंदर अच्छी चीज़ों का समावेश करता है, ताकि व्यक्ति में जो है जन कल्याण की भावना जो है विकसित हो पाए। तीसरा है कार्यकुशल शासन स्थापित करने में मददगार। तो लोकतांत्रिक शिक्षा की मदद से प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है, जिससे शीघ्रतापूर्वक जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, तो जब लोकतांत्रिक शिक्षा की बात आती है तो लोकतांत्रिक शिक्षा की मदद से क्या होता है, प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है। यानी जनता के हित के इसमें जो है जितना जल्दी हो सके यानी शीघ्रतापूर्वक जो है जनता के हित में जो है कार्य किए जाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक शिक्षा में हमको ये बताया जाता है कि हमारे अंदर जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, हमें दूसरों का हमेशा भला करने की भावना रखनी चाहिए। तो जब भी इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है जनता से रिलेटेड, तो हमको लोकतांत्रिक शिक्षा दी जाती है उसमें हमको यही बताया जाता है कि जितना जल्दी हो सके हमको जनता के हित में हमें कार्य करने होते हैं, या जनता के हित में जो है कार्य किए जाते हैं, शीघ्रतापूर्वक हमें जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। और वही चीज़ है कि जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसकी मदद से हम जो है दूसरी जैसे प्रजातंत्र के बारे में हम सोचते हैं, प्रजातंत्र की भलाई के बारे में सोचते हैं, प्रजातंत्र के हित के बारे में सोचते हैं। और प्रजातंत्र में कौन आता है, आपकी जनता आती है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा में ओवरऑल किस पे फोकस करना होता है, हमें दूसरों की भावनाओं पे, दूसरों के हित के लिए सोचने की जो है शिक्षा दी जाती है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा का मतलब यही है कि लोकतंत्र यानी जो जनता है उसके भलाई के बारे में हमें अवेयर रहना है, उनके बारे में हमेशा सोचना है, उनके हित के बारे में सोचना है। लोकतांत्रिक शिक्षा हमको ये कभी नहीं सिखाती है कि हमेशा अपने ही बारे में सोचो, हमेशा हमें दूसरों के लिए जागरूक रहना है कि दूसरों की हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें। एज लाइक मदर टेरेसा, वो हमेशा दूसरों के लिए रही हैं, दूसरों की सेवा करते हुए उन्होंने पूरी लाइफ बिता दी। तो वही चीज़ है कि लोकतांत्रिक शिक्षा में हमें जनता के हित के बारे में जो है कार्य करने के लिए जागरूक किया जाता है। तो जब आप जनता की हित की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था होती है उसमें आप देखेंगे कि कार्यकुशल शासन स्थापित करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो एक पॉइंट हमारा ये भी हो जाएगा कि ये भी एक अच्छी विशेषता है कि कार्यकुशल स्थापित करने में जो है लोकतांत्रिक शिक्षा जो है काफ़ी मददगार साबित होती है। चौथा है समानता स्थापित करने में मददगार। तो लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होता है, यही समानता स्थापित करने में लोकतांत्रिक शिक्षा मददगार होती है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में हम यही कहते हैं ना कि हमें दूसरों के बारे में सोचना है, तो दूसरों को हमें कम नहीं आंकना है। मतलब लोकतांत्रिक शिक्षा में ये कहता है कि जितने भी लोग हैं सभी को समानता का अधिकार है, सभी को बराबर का अधिकार है, कोई किसी से कम नहीं है। जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार उनको है। जितना आप किसी और के लिए कर रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं आपके सामने, जितना आप पहले व्यक्ति के लिए करेंगे उतना ही आप दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि उनमें आप भेदभाव करें। तो अगर लोकतांत्रिक शिक्षा आपको दी जाती है तो आपको उसमें यही शिक्षा दी जाती है कि आप सभी को समानता की दृष्टि से देखेंगे, सभी को समानता का अधिकार से देखेंगे। यानी ओवरऑल लोकतंत्र में जो है सभी को क्योंकि समान अधिकार है, तो वही है कि लोकतांत्रिक शिक्षा हमें ये जो है लोगों में समानता स्थापित करने में हमें काफ़ी मददगार हमको साबित होती है। यानी वो हमें ये बताती है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, सभी लोगों को हर चीज़ में समानता का अधिकार प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि इन सभी के अतिरिक्त भी लोकतांत्रिक शिक्षा की बहुत सी विशेषताएं हैं। तो 4 विशेषताएं मैंने लिख दी हैं, इतना इनफ है। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रश्न। बात करते हैं थर्ड प्रश्न की, जो है शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को निम्न बातों के अंतर्गत समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है, छात्रों को व्यवसाय परक बनाना, जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक रहने योग्य बन सके। अब व्यावसायिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य यानी जो व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है,
यानी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा, उसका क्या उद्देश्य है, लोगों को यह क्यों दिया जाता है। तो पहला उद्देश्य ये है कि छात्रों को व्यवसाय परक बनाना, यानी छात्रों को व्यवसाय के लिए जागरूक करना, यानी उनको व्यवसाय में रुचि हो, उनको इस तरह से उनको उनके अंतर्गत व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों को इस तरह से उनके अंदर भरना कि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट ले पाए, वो उस चीज़ के बारे में जागरूक हो पाए, वो चीज़ अपना पाए। यानी छात्रों को व्यवसाय परक बनाना, जिससे क्या हो कि वो समाज में सम्मानपूर्वक रहने योग्य बन सके। यानी जब आप व्यवसाय करेंगे तो समाज में आप स्टेबल होंगे, हर तरह से स्टेबल होंगे, तो आप समाज में सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन भी कर पाएंगे, यानी आप रहने योग्य हो जाएंगे। तो क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई काम नहीं करते तो समाज भी आपको एक तरह से मतलब हीनता की दृष्टि से देखता है। आप घर पे ऐसे पड़े रहो, कुछ भी काम ना करो, तो लोगों चाहे आप आस पास को छोड़ दो, आपके घर वाले भी आपको ही बोलते हैं कि कुछ नहीं करता है ये, तो सम्मान नहीं होता, आपको कोई सम्मान नहीं देता, सम्मानपूर्वक आपको रहने नहीं देता। तो जब आप व्यावसायिक शिक्षा जब आप अपनाते हो तो आप एक व्यवसाय चुनते हो जिसकी वजह से आप अपना जो है अपना फ्यूचर सेट करते हो। तो जब आप व्यवसाय परक बनते हो तो उससे क्या होता है कि आप समाज में जो है सम्मानपूर्वक जब आप व्यवसाय करोगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे, आपकी एक इज्जत होगी, आपकी एक वैल्यू होगी समाज में, तो आप समाज में रहने योग्य बन जाओगे। तो वही यहाँ पे पहला उद्देश्य मैंने रखा है। दूसरा है छात्रों में जीविकोपार्जन करने की दक्षता का विकास करना, जिससे वे अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकें। आपको भी पता है जब कोई व्यवसाय करता है तो उसका एक मकसद तो ये, एक उद्देश्य तो ये भी होता है ना कि वो अच्छा कमाए और अपने परिवार का खर्चा चला पाए, अपना खर्चा चला पाए, यानी जीविकोपार्जन कर पाए। पारिवारिक जो उत्तरदायित्व उसके हैं कि अपने परिवार को चलाना है, उनकी देखभाल करनी है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है, तो ये सारी चीज़ें भी वो उसका निर्वहन कर पाए। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति है, जो छात्र है, वो उसके अंदर जो है जीविकोपार्जन करने की क्षमता विकसित हो, जिससे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे और अपना और अपने परिवार का जो है उत्तरदायित्व भली भांति निभा पाए। तीसरा है राष्ट्रीय आर्थिक संरचना को मजबूती प्रदान करना। तो देखो, जब आप बिजनेस करते हो, जब आप व्यावसायिक शिक्षा लेते हो तो आपका उद्देश्य क्या है कि एक बिजनेस करना ना। तो जब वो व्यावसायिक शिक्षा हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा का एक ये उद्देश्य भी हो सकता है कि आपको आर्थिक रूप से वो मजबूती प्रदान करे। तो क्योंकि जब आप व्यवसाय करते हो, तो जब आप व्यवसाय के फील्ड में उतरते हो तो उससे आप केवल अपना और अपने परिवार को नहीं स्ट्रॉन्ग करते हो। जब आप इस तरह का काम करते हो तो उसके साथ साथ आपका समाज, आपका प्रदेश, आपका देश सब विकसित होता है। क्योंकि आप अपने पैर पे इंडिपेंडेंट होते हो तो देश के लिए भी आप उतना ही जो है इम्पोर्टेंट होते हो जितना आप अपने फैमिली के लिए। तो ये होता है ना, हम क्यों कहते हैं कि अभी भी हमारे देश में जो है गरीबी ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं बेरोज़गारी ज़्यादा है, क्योंकि लोग अपने पैर पे नहीं खड़े हैं। तो उससे देश भी पीछे जाता है जितना, क्योंकि आम आदमी जो होता है वही देश का संचालन भी करता है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जो इंडिया हमारा है वो लोकतांत्रिक देश है, और ये चीज़ सबको पता है कि अगर देश का हर व्यक्ति काम करेगा तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ देश को भी आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा, देश भी तरक्की करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि व्यावसायिक शिक्षा देने का एक उद्देश्य ये है कि हम राष्ट्रीय जो है आर्थिक संरचना को भी मजबूती दें। क्योंकि जब व्यक्ति को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे व्यावसायिक रूप से तो उससे हमारा देश भी हमारा आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। चौथा है प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि करना। जब व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस शिक्षा को ग्रहण करके व्यवसाय करे, और व्यवसाय करेगा तो उसकी आय में वृद्धि होगा। तो प्रति व्यक्ति जब इस तरह का काम करेगा तो प्रति व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होगा। तो एक उद्देश्य ये भी हो गया हमारा। पांचवा हमारा है राष्ट्र का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना। यानी राष्ट्र का विकास करने का मतलब कि जब आप इस तरह का शिक्षा लेते हो तो आगे चल के आप जो है उसको अपनाते हो, व्यवसाय में जाते हो, तो उससे आप जो है अपने देश का भी विकास करते हो। अभी जो ऊपर पॉइंट मैंने रखा तो उसमें आर्थिक संरचना की बात की हमने, यहाँ पर केवल हम इसकी बात करें कि राष्ट्र का विकास हो रहा है। क्योंकि राष्ट्र का जब प्रत्येक व्यक्ति विकास करेगा तो उससे राष्ट्र का भी विकास होगा। उससे क्या होगा कि बेरोजगारी कम होगी तो देश भी विकसित होगा। तो एक चीज़ तो ये हो गया। साथ ही सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा मिलता है, क्योंकि समाज, आपको पता है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं समाज में। हर मतलब आप देखेंगे तो आए दिन हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। तो जब लोग इस फील्ड में आएंगे तो उससे सामाजिक जो परिवर्तन है उसको भी एक सही डायरेक्शन मिलेगा। कि जब एक व्यक्ति, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति
एक घर की ही बात कर लेते हैं। एक घर में अभी तक कोई काम नहीं कर रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसी घर में एक व्यक्ति जो है किसी एक बिजनेस में एंटर कर गया और वो सफल हो गया, तो आप खुद बताओ कि जब वो सफल होगा तो क्या उस घर के और मेंबर उसको देख के जागरूक नहीं होंगे? उनको भी एक डायरेक्शन मिलेगा। तो एक सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कि एक ने काम ये शुरू कर दिया तो बाकी भी कहेंगे कि हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम भी बेहतर काम करेंगे। तो एक सामाजिक जो परिवर्तन है उसको भी आप देखेंगे और एक सही दिशा प्रदान होती है। छठा है शिक्षा के विस्तार को बढ़ाना व सुअवसरों में विभिन्नता लाना, यानी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में विस्तार को बढ़ावा देना, यानी शिक्षा को सीमित नहीं करना, क्योंकि जब आप व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हो तो उस पर व्यवसाय में आपके बहुत व्यवसाय आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यावसायिक शिक्षा केवल एक चीज़ का होता है। आप अलग अलग व्यवसाय में जाना चाहते हो तो आप अलग अलग शिक्षा लेंगे। तो शिक्षा में आप जो विस्तार है उसको बढ़ावा मिलता है, अलग अलग तरह की शिक्षाएँ आपको देखने को मिलती हैं व्यावसायिक शिक्षा में भी। साथ ही सुअवसरों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी सब अलग अलग अवसर, कोई किसी फील्ड में व्यवसाय करना चाहता है, कोई किसी फील्ड में, कोई मार्केटिंग करना चाह रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल जो है उसमें काम करना चाह रहा है। तो हर लोग अलग अलग चीज़ों में काम करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो अवसर है उसमें भी देखिए आप विभिन्नता देख रहे हैं। हर सबका अलग अलग चॉइस है, हर चीज़ में आप देखेंगे भिन्नता है। किसी को किसी चीज़ में अवसर देख रहा है कि हम इस फील्ड में काम करेंगे, हम इस व्यवसाय में काम करेंगे, कोई अलग व्यवसाय। आप भी देखते हो कितने सारे व्यवसाय लोग कर रहे हैं। कोई ईंट का व्यवसाय कर रहा है, कोई सीमेंट वगैरह का व्यवसाय कर रहा है, कोई बुक का व्यवसाय कर रहा है, मतलब किताबें वगैरह का, कोई जो है पाइप वगैरह का व्यवसाय कर रहा है। मतलब हर चीज़ का व्यवसाय है। जो कोई जो है जो हमारे कहते हैं किराने की दुकान होती है, वो अलग तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। तो व्यवसाय के अलग अलग फील्ड है, सबका अपना अपना चॉइस है। और बड़े लेवल पे आप जाएँ तो देखिए अलग अलग है। कोई कार के बिजनेस में है, कोई 2 व्हीलर के बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रक वगैरह का बिजनेस कर रहा है, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, उसी तरह केमिकल फील्ड के लिए अलग है। तो हर फील्ड अलग अलग है। तो व्यवसाय के लिए क्या होता है कि शिक्षा को भी अलग, जो शिक्षा में भी आप विस्तार देखने को हमें मतलब देखने को मिलेगा। साथ ही हमें अलग अलग अवसरों में भी विभिन्नता देखने को मिलेगी कि अलग अलग जो है अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। और 7वां पॉइंट है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। जब आप किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा देते हो तो उससे आप देखोगे कि उसके अंदर जो है एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम भी अपना बिजनेस शुरू करेंगे ये शिक्षा लेके, और हम भी जो है आगे जाके फेमस हो जाएंगे, या फिर आगे जाके हम बहुत अमीर बन जाएंगे, या फिर आगे जाके हम लोगों की मदद करेंगे। जैसा उसका बिजनेस होगा उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यानी ओवरऑल कहने का तात्पर्य इतना है कि वो तरक्की करेगा। तो जब आप व्यावसायिक शिक्षा देते हो, क्योंकि जब आप शिक्षा नहीं लेते हो तो आप किसी बिजनेस में जाते हो तो आपको एक डर रहता है ना कि ये सफल होगा कि नहीं सफल होगा। जब आप व्यावसायिक शिक्षा लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, यानी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम जरूर इस काम में सफल होंगे। तो ये भी एक उद्देश्य हो गया। 8वां यहाँ पर है कि अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग खुद से रोजगार जो है क्रिएट कर पाएँ, यानी स्वरोजगार जो है कर पाएँ लोग, उससे रिलेटेड जो है पाठ्यक्रम भी तैयार करना, ये भी एक उद्देश्य होता है। तो ये 8 उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि इन सब के अतिरिक्त भी व्यावसायिक शिक्षा के अनुद्देश्य होते हैं, लेकिन 8 पॉइंट इनफ है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया है। तो बस ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।